अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं अपनी मुख्तसर सी आपके साथ कहानी जो है शेयर करता हूँ, जो परदेश के हवाले से है। तो थोड़ा गला मेरा ख़राब है, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। मुझे तकरीबन 20 साल के बाद जो है ये हुआ ऐसे कि यहाँ पर जो है ना गला ख़राब हो जाता है ना, कभी दर्द सा खुश्की सा वैसा वैसा महसूस हो रहा है। तो 1-2 दिन हो गए हैं। तो मुझे वालिद साहब की याद भी आ रही है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। तो कभी मेरे रिश्तेदारों में या हमें कभी भी किसी को अगर वो ऐसा मसला हो जाता ना, तो यहाँ कलाई के ऊपर तेल लगा के मालिश करते थे, फिर यहाँ पर ठीक हो जाता था। पता नहीं कोई लोग इसको मानता है नहीं मानता, लेकिन मैंने अपने 20-25 साल 30 साल पहले ये चीज़ें देखी हैं। वैसे से होता है, लोग ऐसे कराते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे तो एक दफ़ा शायद किया था, मुझे बहुत दर्द भी होता है, ज़ोर से करते हैं ना। खैर, तो जब मैं 18-19 साल की एज में था ना, तो मुझे ख्याल है कि मैं जो है और चलता हूँ दुबई में या सऊदीया में जाता हूँ, काम धंधा करता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान में बहुत काम कर लिया। तो फिर उन्हीं दिनों मुझे ये भी शौक़ अंदर ही अंदर था कि मैं जो है ना मक्के या मदीने किससे के जो खुदाम होते हैं ना, खादिम खुदाम भी बोलते हैं, कोई खादिम भी बोलते हैं, वो जो मक्के की स्पेशली सफाई कर रहे होते हैं। आपने शायद देखा हो टेलीविज़न के ऊपर या ऐसे कभी वीडियोज़ में। तो मुझे शौक़ था उनका। इस वीज़े के चक्कर में 3-4 साल 5 साल जो है इंतज़ार भी करता रहा, कोशिश भी करता था। और दूसरे सिटीज़ में जाकर, मतलब किसी ने बता दिया कि यार वहाँ से किसी एजेंसी या किसी वो जो वीज़े देने वाले होते हैं, वहाँ इनके पास ये है, इनका कोई ताल्लुक़ मालूक। तो मैं उनके पास ख़बर लेने या उनसे बातचीत करने के लिए पहुँच जाता था वहाँ पर। तो ऐसे ही एक दफ़ा लाहौर गया था। लाहौर के एक उसका नाम था एजेंसी, वैसे बेसिकली कहते हैं, पता नहीं एजेंसी कहना ठीक है या नहीं कहना ठीक, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ ज़्यादा। वो एजेंसी कहते हैं, वीज़ों की एजेंसी। अच्छा, वो जो एजेंसी थी जनाब, उसका नाम था कोई नेशनल मैन पावर के नाम से। वहाँ ये खादिमुल हरम वाले जो वीज़े होते हैं, ये वहाँ पर आते हैं। ये कन्फर्म है मुझे। जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी जगह नज़र आई है ना, वो यही है ये। इतने कोशिश और इतने सर्च के बाद, क्योंकि किसी चीज़ के पीछे इंसान पड़ जाए ना, फिर उसका कुछ ना कुछ आइडिया मालूमात काफ़ी हद तक जो है ना इंसान को मिल जाती है। ठीक है, फिर जनाब मैं वहाँ गया डीजी खान से लाहौर। सारी रात का सफ़र किया, वहाँ गया। उन दिनों जो ना मैं बाहर की रोटी वैसे पसंद नहीं करता था। खाने पीने में मैं बहुत ज़्यादा एहतियात करता था। ये आपको बता रहा हूँ ना, ये तकरीबन मेरा 20 साल के बाद मसला हुआ है। 25 साल 20 साल के बाद, 22-23 साल तो होंगे तकरीबन। तो खाने पीने के एहतियात मैं शुरू से करता हूँ। तो क्योंकि मैं बाहर होटलों की रोटी नहीं खाता था, तो मैंने क्या किया जनाब, क्योंकि ये एक सफ़र की में जो चीज़ दरपेश आ रही हो, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि इंसान ओवरऑल, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने नहीं कर रहा, कि इंसान किसी चीज़ के लिए कितने मुश्किलात भी झेलता है और कैसे कैसे रास्तों से गुजर जाता है। तो मैं जनाब क्या, होटलों की रोटी ना खाने की वजह से मैंने रात बस में, जब टिकट थी मेरी, तो मैंने 8 बजे की समझने टिकट थी मेरी, तो मैंने 6-5 बजे 7 बजे जैसे मगरिब के यहाँ घरों में रोटियाँ बनती है, वहाँ मैंने कहा अम्मी को कि मुझे रोटी बना दें आप। 2 रोटियाँ मेरे ख्याल मुझे याद है कि मैंने बांध के शापर मुपर में बांध के, कपड़े में बांध छून करके ले गया साथ लाहौर, कि क्योंकि होटल की रोटी नहीं खानी। अभी तो खा लेता हूँ वैसे ठीक है, उस टाइम कुछ ज़्यादा ही एहतियात करता था। अभी थोड़ा मैंने चार्ट डाउन कर दी, पहले ज़्यादा करता था। तो जनाब मैं जो है लाहौर चला गया। वहाँ सुबह बस से उतरे, 6-7 बजे का टाइम था, या ऐसे सूरज सूरज हल्का हल्का निकला हुआ था। तो फिर एक एरिया का, तो मुझे सड़क, ये कौन सी सड़क कहाँ जा रही है, कहाँ से जा रही है, कुछ पता तो है नहीं, लाहौर इतना बड़ा है। और पहली दूसरी दफ़ा जा रहा था, उधर कोई है भी नहीं जानने वाला ऐसे ही। ठीक है जनाब। तो फिर एक जगह उधर रास्ते में एक जगह मुझे नज़र आई, दूध और दही वाली, और छोले व दही और भी होते हैं, जैसे नाश्ते का सामान नॉर्मली मिलता है, वो सब था। लेकिन मैं जो है ना ये दही को मैंने पसंद किया कि दही ठीक है, था भी गर्मियों का मौसम मेरा ख्याल है। तो मैंने उनसे दही ली प्याला में, जो दुकान में प्याले भी होते हैं ना, तो प्याला में दही ली मैंने, चीनी शीनी डलवा के मिक्स करके, तो फिर जनाब मैंने वहाँ होटल पे बैठ के रोटी खाई, नाश्ता सुबह सुबह दही का नाश्ता वाश्ता खा के जनाब, फिर मैं जो है किसी से पूछता हुआ उस जगह का, उस जगह के यतीम खाना बोलते हैं, यतीम खाना के आगे पीछे ऐसे एरिया में, उस एरिया के आसपास कहीं वो नेशनल मैन पावर की जो जगह है ना, वो, यार मैं कोई स्पेशल स्टाइल बना के वीडियो नहीं बता जैसे, बस ठीक है। तो मैं जनाब उधर पहुंच गया, खैर थोड़ी कोशिश के बाद पहुंच गया। ठीक है।
तो वहाँ पहुँचने के बाद मैं खड़ा रहा। वो आते थे वो ऑफिस वाले 9-10 बजे 11 बजे, उनका हर गवर्नमेंट से जॉब तो नहीं थी, ऐसे ही लोग अपने वो खोल के बैठे होते हैं। एक वीज़ा बेचा तो 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये अपना प्रॉफिट रख लेते हैं। ठीक है, तो वो आए तो उनसे मैंने कहा कि मुझे वीज़ा चाहिए। और भी बहुत आदमी जो है वहाँ जमा थे इस वीज़े के लिए। ज़्यादातर होते होते जो हैं शौक वाले होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इनकी जो सैलरी होती है ना इन वीज़ों की बहुत थोड़ी होती है, 600-550 तकरीबन कमोबेश। ठीक है, तो 550 सैलरी है, उसमें आप क्या खाएंगे, क्या कुछ घर भेजेंगे। तो इस वजह से ये इन जगहों में सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनको कुछ शौक़ होता है अल्लाह के घर की सफाई का, मतलब मक्के की सफाई का या मदीने की सफाई का शौक़ होता है ना, फिर वो लोग जाते हैं। तो फिर उनसे मैंने बात किया कि मुझे वीज़ा चाहिए। उन्होंने कहा नहीं है, हम वीज़ा नहीं देते। ठीक है, कुछ लोग को बुला भी लेते थे। मैं एक तो थोड़ा था भी हल्का हल्का बच्चा किस्म था, वो बोलते थे पता नहीं यार तुम वहाँ जाओगे परदेश में क्या वगैरह वगैरह ऐसे कुछ बोलते थे। दाढ़ी मूंछ जो ना बिल्कुल ना होने के बराबर थी मुझे उस टाइम। तो जनाब हुआ यूँ कि उस टाइम मैं बहुत अफसोस भी कर रहा था और मैं सोच रहा था अभी 11 का टाइम हो गया है, 12 के आसपास ऐसे कुछ टाइम था। तो मैंने सोचा मैं इतनी मेहनत करके डीजी खान से लाहौर पहुँचा हूँ और जनाब वीज़ा तो ये दे नहीं रहे, तो क्या करूँ। आदमी के एक शौक़ होता है, दिल टूट जाता है, अजीब सी एक जो है ना कैफियत बन जाती है। फिर वो बैठा था उधर ही मुझे एक ना देसी किस्म का एक बंदा, मतलब एक देसी से मुराद मेरा ये है कि बिल्कुल गांव का बंदा मुझे नज़र आ रहा था कि था बड़ी उम्र का, सफ़ेद दाढ़ी थी इतनी बड़ी। वो जो है एजेंट बना हुआ था। वो था कहाँ का, लोधरा भावलपुर साइड का था। वो भी लाहौर आया हुआ था। वो उनका ख़ास वो कहते हैं ना थोक का कस्टमर, तो उनका थोक का कस्टमर था। वो अपने भावलपुर साइड के एरिया के जो हैं आसपास के जितने भी गांव या छोटे मोटे जो जगह हैं, जैसे लोधरा भावलपुर मेरे ख्याल साथ साथ है ना, इस ऐसे और भी उस एरिया के जितने भी भावलपुर के आसपास के सारे लोगों को वो उन जमा करके जो वीज़े वाले इस वीज़े वाले होते हैं वो लेके वहाँ जाता था। मतलब ये है कि उनसे अगर 1.5 लाख का लेता तो यहाँ वो 1,80,000 का भेज देता। 30,000 रुपये एक बंदे से वो बचाता था, तो 5-6 बंदों का वीज़ा भी लगवा के देता तो उसके पैसे बन जाते थे। ठीक है, तो इस हिसाब से वो मुझे मिला। मैंने देखा यार बंदा तो है कोई अपने सोच का लग रहा है, कोई मैन का लग रहा है, कोई अपने कोई आसपास का लग रहा है। इससे जाके थोड़ा ना इंसान देखने से थोड़ा पता चल जाता ना। तो मैं भी देसी तो वो भी देसी। तो मैं जनाब उससे जब बात किया तो मज़े की बात, मैं भी सराय की था वो भी सराय के निकल आया। ठीक है, तो क्योंकि वही ना जो आदमी को एक शक हो जाता है यार आदमी कोई लगता है अपनी क्वालिटी का। तो इस वजह से फिर मैं उससे बात किया। उससे बात करने के बाद जनाब ये हुआ कि उसने कहा कहाँ के हो, मैंने कहा मैं डीजी खान का हूँ। और पता चला चलो भैया अपना सराय की है तो इसके लिए कुछ कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा अभी चलते हैं अंदर, आप सिफारिश करें जब ये अपना बच्चा मुच्चा है इसको जो है वीज़ा शीज़ा ठीक है, तो जनाब उसने कहा ऐसे वीज़ा शीज़ा नहीं मिलेगा, तुम जो है मेरा नंबर ले लो, भावलपुर में आना बात करेंगे। तो फिर मैं कहा चलो यार कुछ ना कुछ रास्ता तो निकल आया है, चलो कुछ ना कुछ ये जो है आदमी काम करा के दे देगा। मुझे अंदाज़ा हो गया था क्योंकि मैं भी मार्केट में खड़ने वाला था, मुझे से आदमियों का पता चल जाता था। मैं भावलपुर कुछ दिनों, पता नहीं कि 2, 4, 8 दिन बाद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैं थोड़े दिनों के बाद मैंने रब्ता किया, भावलपुर चला गया। मैं भावलपुर लोधरा उस साइड एरिया में चला गया पहली बार ज़िंदगी में। भावलपुर वाली साइड में मैं पहली दफ़ा गया था। वो लेने के लिए अपने घर वहाँ लेके गया, अपने गांव में, गांव का था बिल्कुल ही ख़ास। और ज़मींदार था, मतलब ये कि जैसे वो ट्रैक्टर और ज़मीन में बड़ा घर, बड़े घर होते हैं ना जैसे शहरों में नहीं होता ना। मैं तो क्योंकि शहर में रहने वाला हूँ, तो वो जो है अपना गांव का, तो गांव में बड़े बड़े घर होते हैं। तो बड़े बड़े घर तो फिर मैं रात उधर उनके पास, उन्होंने एक जगह दी थी, छोटी सी कोठी किस्म थी की कोठी, मतलब कोठी महलों वाली कोठी नहीं, छोटी, हम लोग सराइकी में बोलते हैं छोटी कोठी, कोठड़ी, छोटी कमरी, यानी कि छोटी रूम वो था भी कोई कच्चा मिट्टी मुट्टी का बना हुआ। ठीक है, तो वो जनाब उन्होंने दे दिया मुझे। 4 पहिए एक पड़ी थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई आप सो जाओ, अभी रात का टाइम हो रहा है, गांव में तो 7-8 बजे सो जाते हैं, तो आप जो है ना इंशाल्लाह सुबह आपसे बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं भी जनाब सो गया। तो सुबह उठा मैंने उठते भी जल्दी हैं सोते भी जल्दी हैं। तो मैंने सुबह उठा, उनको कहा जनाब मैं वाशरूम वगैरह कहाँ है, क्योंकि मैं हमने तो शहर में कभी ज़िंदगी में खेतों में तो मैं नहीं गए थे ना। तो उन्होंने कहा भैया सामने खेत है, जाओ पेशाब मुशूफ करो तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप ऐसे करते तो हम भी ऐसे करेंगे, कोई मसला नहीं है। मैंने जनाब उठाया लोटा मुझे और तो कोई डर नहीं था, ये डर था कि अंदर सांप ना हो
ठीक है। ऐसे ये कहानी मैंने पहले कभी किसी से शेयर नहीं की, मेरे अपने घर वालों को भी पता नहीं है, भाइयों को भी पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, ना ही दोस्तों को पता है। ये पहली तो मैं वीडियो में कह रहा हूँ। तो मैं जनाब उठाया, मैंने पानी लोटा होता ना वो प्लास्टिक वाला, वो उठाया, पानी शुनी का भर के खेतों में। तो मुझे डर था कि कहीं कोई शाम शुभ ना हो कि जा आदमी बैठा हो यहाँ इस तरह मुंह करके पीछे से सांप आ जाए। खैर फिर वो जो भी होता है वो मामला ख़त्म किया। फिर जो है फ्रेश फ्रुश हो के जो है ना आए, फिर मुझे बिल्कुल अंदर अपने कमरे में लेके गए वो हाजी साहब, जो बुज़ुर्ग थे ना, वो अपने कमरे में लेके गए मुझे। बिल्कुल ख़ास जो उनका कमरा था, माशाल्लाह बड़ा सारा कमरा था। तो वहाँ पर जो है कुरान पाक पढ़ रहे थे हाजी साहब। हाजी साहब जो है ना बोलते हैं, बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे बेटे जैसे हो। मतलब मुझे ख़ास कोई अहमियत देते थे, किसी को घरों में नहीं लेके जाते थे। वैसे ये पर्सनली ऐसे हमारे वहाँ जनूबी पंजाब में ऐसा कल्चर होता है ना, जैसे हर बंदा वो बड़े शहरों की तरह जो है ना, बड़े शहरों में थोड़ा ये इत्मीनान कम होता है, लेकिन छोटे शहरों में थोड़ा पर्दे का इंतज़ाम ज़्यादा होता है। मैंने यही देखा है। बाकी जैसे आप मुनासिब समझें, सोच सकते हैं वैसे। तो मैंने जनाब वहाँ पर बैठ के उनके साथ ही खाना खाया। उन्होंने रोटी शोटी मंगाई। अच्छा, उनकी ख़वातीन नज़र नहीं आ रही थी। आप कहें कि शायद वो भी ऐसे नहीं मतलब पर्दे का इंतज़ाम था, लेकिन ले अंदर गए ख़ास जगह में जहाँ कमरा होता है ख़ास, जिसे हम अंग्रेजी में बेडरूम कहते हैं। ठीक है। तो मैं मुझे वो देसी घी था या मक्खन था, वो मक्खी हुई रोटी ना वो मुझे दी। तो मैं नहीं खाता था मक्खी हुई रोटी, तेल वाली या मक्खन शुकन वाली। मैंने बिल्कुल सादी खुश्क खाता था मैं रोटी शुरू से ही। ठीक है। तो मैंने कहा चाचा मैं तो नहीं खाऊंगा ये रोटी, मुझे बगैर तेल वाली चाहिए। बेटा बोलता यार तुम क्या सोचा मैं जाके काम करोगे। ठीक है। खैर एक रोटी दी उन्होंने। मेरी रूटीन जो थी शुरू से काफ़ी सालों से जो थी वहाँ जाने से पहले, ये थी कि मैं एक रोटी सुबह खाता था, एक दोपहर को खाता था, और रात को जो है कम बेश आधा किलो दूध, एक गिलास दूध का पीता था। बस ये मेरी खाने पीने की रूटीन थी। दिन में कुछ जूस, फ्रेश जूस जैसे एप्पल का हो गया, गाजर मुजर के हो गए, ये जूस कभी एक गिलास डेली में पी लेता था। छोटी मोटी चीज़ें जैसे खा लेता वो एक अलग बात है, लेकिन रोटी की अगर बताऊँ तो वो मेरी यही थी कि मैं एक रोटी सुबह, एक दोपहर को, एक जो है वो दोपहर को एक रोटी, और शाम को एक गिलास दूध बस। मेरे घर वालों को पता था कि हाँ मेरी इतनी खाता है, तो मेरे लिए वो उतनी पकाते थे, चाहे सालन गोश्त पका हो या सब्ज़ी हो। ठीक है। तो फिर एक रोटी मैंने खाई। वो हाजी साहब बुज़ुर्ग थे, लेकिन वो 3-4 रोटी मुझे हज़म कर गए। अच्छा उसके साथ मेरा ताल्लुक़ हो गया था, एक एक जो कस्टमर कह लें ना, वीज़ा देने लेने वाले, उस लेवल से थोड़ा अच्छा हो गया था। मुझे अपने बच्चों की तरह समझता था वो। बुज़ुर्ग था, सफ़ेद दाढ़ी थी, इतनी बड़ी थी, हाइट भी मुझे अच्छी खासी थी। जी शेर मोहम्मद नाम था उनका। ठीक है। तो खैर फिर जनाब काफ़ी कोशिशों के बाद, काफ़ी अरसे के बाद कोशिश करते रहे, कभी वीज़े नहीं आ रहे। जैसे ज़रूरत नहीं है तो कोई वीज़ा नहीं देता ना। मतलब अगर मैं यहाँ आना चाह रहा था सोजा में, तो इनको अगर बंदे की ज़रूरत नहीं है किसी भी, तो वो वीज़ा कैसे देंगे। तो ऐसे इंतज़ार करने में कई कई अरसे, साल, टाइम बहुत गुजर गए। तो फिर दी एंड ये हुआ कि मुझे वीज़ा मिल गया। लेकिन जो हाजी साहब से आगे, हाजी साहब ने जिनसे लिया था ना, क्योंकि उनके पास भी प्रेशर, हाजी साहब के पास प्रेशर बहुत था वीज़े के लिए। बहुत सारे लोग जो है उनको कह रहे थे कि हाजी साहब वीज़ा दें, वीज़ा दें, वीज़ा दें। मैं भी फ़ोन करता था डीजी खान से, वो और भी लोग कहते थे। तो सब आदमी प्रेशर था उनको। तो फिर उनको कहीं से खबर मिली कि फ़लाँ जगह में, इस्लामाबाद में एक जगह, वहाँ वीज़ा आए हुए हैं ये खादम वाले। तो जनाब उन्होंने वहाँ से ले लिए पहली दफ़ा। वैसे वो मुस्तकिल जो आदमी भिजवाते थे वो लाहौर से भिजवाते थे। तो जो आगे जिन एजेंसी से रब्ता था वो बिल्कुल नए थे, नए ताल्लुक़ वाले थे। ठीक है। तो वो उनसे वीज़ा लिया उन्होंने, आगे इनको झूठ बोला हाजी साहब को। हाजी साहब भी माशाल्लाह थे तो अच्छे खासे, लेकिन थे सादे ही। तो उन्होंने झूठ बोला। वीज़ा था ये, जिस जो शौक़ था एक के मक्के की सफाई करने, मदीने की सफाई करने, वो सारा जो है ना, सारा वो काम ठप हो गया। फिर जनाब जब आदमी यहाँ आ जाता है कुछ पैसे उधारे लेके, ज़्यादातर गरीब लोग ही आते हैं यार, या मज़दूर लोग आते हैं, या जिनके बिल्कुल अच्छा ये खुदाम वाले वीज़े में ना ज़्यादातर बिजनेसमैन भी जाते हैं, डॉक्टर भी जाते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ तक भी सुना हुआ है कि एक डॉक्टर था, वहीं पाकिस्तान का था, वो यहाँ पर जो है ना सफाई कर रहा था। किसी ने उसके ताल्लुक़ वाला वहाँ मिल गया, पूछ रहा था डॉक्टर साहब आप ये कैसे करना है सफाई। बोलता भाई मैं कोई पैसे मुँह से के लिए नहीं कर रहा, मैं बस शौक़ है मुझे यहाँ की सफाई करने का। तो यहाँ जाते क्योंकि शौक़ वाले हैं कि अल्लाह के घर की सफाई करें। तो दी एंड ये हुआ जी। खैर यहाँ पहुँच गए। पैसे मैंने भी बहुत सारे उधारे लेके रहे थे किसी नज़दीकी रिश्ते से, रिश्तेदार से। तो
जब आदमी यहाँ आ जाता है एक बार सब कुछ छोड़ छाड़ के, वो कहते हैं ना कश्तन जला के, जब आदमी कश्तन जला के यहाँ आ जाता है ना, तो फिर उसको पीछे मुड़ने का या देखने का वो नहीं होता हिसाब किताब। वो सोचता है कि यार अब जो भी करना है, पैसे उधारे हैं वो भी उतारने हैं, अभी घर जाऊँगा तो घर वाले भी मारेंगे। तो घर वाले तो मेरे बिल्कुल कोई रेडी नहीं थे ज़्यादा भेजने के लिए मुझे, लेकिन यह है कि मेरी कोशिश थी। फिर ये सोचते हैं कि चलो लड़का है कुछ ना कुछ करेगा, लड़की तो नहीं है ना, तो ज़्यादातर वालिदैन फिर यही सोचने चलो भाई जाओ। वीडियो बनाने का मकसद ये था मेरा कि मैं आपको अपनी ये स्टोरी शेयर करूं, मेरी जो अपनी है, लेकिन इसके जो आने वाली मेरी वीडियोस है ना, वो इंशाल्लाह मैं कुछ टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा नए बंदों को जो पाकिस्तान से यहाँ आना चाह रहे हैं। टेक्निकल मतलब ये है कि जो एक पॉइंट होता है ना, ऐसे आदमी मुंह उठा के आ जाए ना, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई बंदा जब कश्तियाँ जला के या कह लेंगे उधारे पैसे लेके बहन का अम्मी जी का जो है सोना बेच के या कोई थोड़ी सी ज़मीन बेच के, ज़्यादातर गरीब जो गाँव शाँव में रहते हैं ना वो ऐसे भी करते हैं। उनके पास कोई अगर एक भैंस वगैरह खड़ी है, एक दो भैंसें बेच के यहाँ आ जाते हैं, जिसके ऊपर उनका घर का खाना पीना चल रहा होता है। दूध निकालते हैं, उससे रोटी पानी बनाते हैं, खाते हैं पीते हैं, मक्खन निकालते हैं, उनका घर का उन्हीं भैंसों भरा होता है। लेकिन उनको बेच के आते हैं, थोड़ी सी ज़मीन पड़ी हुई होगी अब्बू जी की पुरानी, बाप दादा की, तो वो उनको बेच के यहाँ आ जाते हैं कि चलें कुछ कर लें। जब आदमी ये इतना बड़ा स्टेप लेता है जो फिर अगर यहाँ के भी परेशानियाँ उठानी पड़े, तो फिर इसका मतलब ये है कि कुछ गलती है कहीं ना कहीं। तो ये बस मेरा मकसद था कि मैं जो है लोगों को, नए बच्चे जो हैं उनको मैं बताऊँ कि भाई आओ ज़रूर, वेलकम। आप जाएँ, दुबई में जाओ, सऊदीया में जाओ, यूरोप का शौक़ है वहाँ जाओ, अफ्रीका में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, जहाँ दिल करे जाओ। लेकिन ये है कि कहने का मकसद ये है कि एक रूट होता है, एक रूटीन होती है, एक तरीक़ाकार होता है। ऐसे आम साथ आगे आपको जो है वो बहु सही बहु अच्छा, आगे आपको अगर नुकसान उठाने पड़े फिर तो कोई फ़ायदा ना हुआ ना। तो कहने का मकसद ये है कि आदमी को सोच समझ के स्टेप लेना चाहिए ज़िंदगी का। और ये मेरा एक दोस्त रूममेट भी है, आपको दिखाता हूँ। टेंशन है खेल। अच्छा फिर जो है यही मैं जो है मेरा मकसद था कि मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं हाईलाइट करूं, कि ताकि लोगों को जो नए नए लड़के यहाँ आना चाह रहे हैं उनको तो कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए कि यार कुछ किस तरीके का कुछ करके जाना चाहिए। मकसद यही था। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।